नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए यार, आज हम लोग सेट नंबर 30 करने वाले हैं। चलिए आ जाइए सवाल पे। देखिए कहा 3/2 और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके सेट को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। देखिए कहा 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। यार पहले एक चीज बताइए, हम बोले आपको कि 5 प्राप्त करने के लिए 3 में कितना जोड़ा जाए, 3 में कितना जोड़े ताकि 5 आ जाए। तो यार आप यहाँ पे दोनों इंटीजर है तो थोड़ा आसान हो गया चीजें आपके लिए सोचना कि सर 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 5 आ जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन इस चीज को जब चीजें फ्रैक्शन में देता है तो लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है करने में, लोग एक सूक्ष्म मान के करता है तो वैसे भी रिजल्ट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बताएं यार, कहा 5 प्राप्त करने के लिए 3 में कितना ऐड करें, 5 प्राप्त करने के लिए 3 में कितना ऐड करें। तो 5 में से 3 घटा दीजिए 2, यानी कि 2 अगर 3 में जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम बोले आपको 16 प्राप्त करने के लिए 5 में कितना ऐड करें, 16 प्राप्त करने के लिए 5 में कितना ऐड करें। तो सिंपल करना कुछ नहीं है, बस 16 में से 5 को घटा दीजिए, रिजल्ट कितना 11। तो 11 + 5 कितना हो जाएगा 16। तो वही चीज कहा 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में क्या जोड़े। तो यार 3/2 में से 2/3 को माइनस कर दीजिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, 2 तिया 3 तिया 9, 3 दूना 2 दूना 4, 9 - 4 5/6, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। कहा एलसीएम जो है HCF का 42 गुना, तो HCF अगर 1 है तो LCM 42 गुना 42 होगा। कहा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। तो यार LCM है 42 यूनिट, HCF 1 यूनिट, LCM और HCF का योग कितना 43 यूनिट, पर एक्चुअल में योग दिया है कितना 602। तो 1 यूनिट बराबर कितना 43 एकम 43, हाथ में रहा 43 चौक यानी 1 यूनिट 14। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42 यूनिट, 1 यूनिट 14 है तो 42 यूनिट कितना 14 दूना 28, 14 चौक 56 और 2 58। HCF है 1 यूनिट यानी कितना 14। LCM मालूम है, HCF मालूम। सवाल का यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप सभी को पता ही होगा कि जब भी दो संख्या एवं उसके LCM HCF की चर्चा करें तो रिलेशन होगा LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। अब सॉल्व कर लेना है बस इसको। देखिए कहा 3 पाइप A, B और C एक टैंक को 4 घंटे में भरेगा। कहा A, B और C तीनों मिलकर पूरा टैंक 4 घंटे में। कहा A और B मिलकर पूरा टैंक को 9 घंटे में भरेगा। कहा तीनों पाइप A, B, C को एक साथ शुरू किया गया। चलिए यार 4 9 का एलसीएम कितना 36, 4 9 36, 9 चौक 36। तो A और B दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करता है, सॉरी 4 काम करता है। A और B दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करता है। A और B 4 तो C क्या काम करता होगा 5 काम। तो C का भी एफिशिएंसी पता है। A और B का सिंगल एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, कंबाइंड एफिशिएंसी है कि A और B दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है और C अकेले एक दिन में 5 काम करता है। का यदि तीनों पाइप A, B और C को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप A और B को बंद कर दिया जाता है। यार तीनों को एक साथ चालू किए, 3 घंटे के बाद A और B को बंद कर दिए, तो A, B, C तीनों मिलकर 1 घंटा में 9 यूनिट भरेगा। 1 घंटा में 9 यूनिट, 3 घंटा में कितना भर दिया 27 यूनिट भर दिया। का उसके बाद A और B को बंद कर दिए, टोटल भरना है 36, 27 भर दिया तो शेष कितना बच रहा है 9 यूनिट। अब कहा कि A और B को बंद कर दिया गया तो टैंक को पूरा भरने में अकेले C कितने घंटा लेगा। तो यार C जो है 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा, 4 यूनिट 1 घंटा में, तो बचा हुआ है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट क्या घंटा में 9/4 यानी 4 1 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2.25। सवाल का टैंक को पूरा भरने में अकेले C कितना घंटा लेगा।
तो यार टैंक को पूरा भरने में सी अकेले कितना घंटा लेगा, तो 2.2 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा एक नौ धारा के विपरीत दिशा में शहर P से शहर Q की ओर जाती है तथा धारा के दिशा में शहर Q से शहर P की ओर वापिस आती है। देखिए यार जैसे दो स्थान है P और Q, कहा कि धारा के विपरीत दिशा में P से Q की ओर गई और धारा के दिशा में Q से P की ओर वापिस आ गई। तो यार इस जाने और आने के दौरान एक चीज कांस्टेंट रहा होगा, डिस्टेंस, क्योंकि धारा के दिशा में गई है और वहां से धारा के विपरीत दिशा में आ गई, जितना गई है उतना ही वापिस आई होगी, यानी कि जाने के दौरान जितना दूरी तय की होगी आने के दौरान भी उतना ही दूरी तय किया होगा। तो जाने के दौरान कहा है कि 9 का चाल अगर 35 किलोमीटर पर आवर है और धारा का चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बताएं यार धारा के विपरीत गई है तो जाने के दौरान उसका चाल क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि धारा के विपरीत दिशा में 9 का चाल घटता है, तो का बोट का चाल है 35, धारा का चाल है 5, तो धारा के दिशा में अगर जाएगी तो चाल क्या होगा 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा के विपरीत जाएगी तो चाल घटेगा 35 - 5 30 किलोमीटर, यानी गई है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब वहां से धारा के दिशा में वापिस आएगी, तो धारा के दिशा में अगर आएगी तो चाल उसका बढ़ जाएगा। चाल है बोट का चाल है 35, धारा का चाल है 5, तो धारा के दिशा में 9 का चाल होगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब बताएं दो इक्वल डिस्टेंस को दो अलग अलग चालों के द्वारा तय किया है, तो कहा एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड होता है 2x बट्टा x प्लस बाई, 30 + 40 कितना 70। सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कहा सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकंड का समय लिया और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया। तो मैदान का एरिया, जैसे ये एक आयताकार मैदान है, अब यार इस खेत को क्रॉस करना है, पार करना है। सपोज यहाँ पर दो आदमी है, किसी भी वर्टेक्स से आप सोच सकते हैं, यहाँ पे एक दो आदमी है, कहा एक जो है सुरेश जो है विकर्ण तक, मैदान के विकर्ण तक का 52 मीटर प्रति मिनट के चाल से चला और इस मैदान को इधर पार कर गया, और दूसरा आदमी जो है इसके भुजाओं पर चलकर, ऐसे भुजाओं पर चलकर जो है इस मैदान को उतने ही समय में पार किया है। तो सवाल का है मैदान का एरिया। तो आप बताएं यार 52 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलकर, 52 मीटर पर मिनट के चाल से चलकर, कहा विकर्णता 15 सेकंड में पार कर गया। कहा 52 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलकर इसके विकर्णता 15 सेकंड में पार कर गया। तो यार 15 सेकंड में तय की गई दूरी कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 52 मीटर पर मिनट है और टाइम सेकंड में है, तो 15 सेकंड कहने का मतलब हुआ 1/4 मिनट, क्योंकि सेकंड को मिनट में अगर लाइएगा तो 60 से भागा, तो 15 × 60 1/4 मिनट। तो 52 के चाल से चलकर 1/4 मिनट में कितना दूरी तय किया 13 मीटर। तो विकर्णता उसने 13 मीटर दूरी तय किया। और आप सभी को पता है कि विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना 13। अब कहा यार ये तो लंबाई है और ये आयत का चौड़ाई है, कहा इसके भुजाओं के सहारे चलकर इस मैदान को जो है उतने ही समय में पार किया। तो यार चला है 68 मीटर पर मिनट के चाल से, उतने समय यानी 15 सेकंड, 15 सेकंड यानी 1/4 मिनट में कितना दूरी तय किया 17। तो यार लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 17 मिनट, यानी कि L + B बराबर है 17। अब देखें यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L² + B², 13 का स्क्वायर 169। अब देखें यहाँ से दो इक्वेशन आपको पता है,
यार इन दोनों इक्वेशन को देखकर, क्योंकि न्यूमेरिकल छोटा छोटा है तो सॉल्व मत करने लगिएगा अलजेब्रिक फॉर्म में लाके। यहाँ से सिंपल सोचिए, दो ऐसे नंबर जिसको जोड़ने पर 17, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग 17 और उनके वर्गों का योग 169 है, तो ऐसा दो नंबर पिक करिए जिसको जोड़ने पर 17 और उनके वर्गों का योग 169 हो। जोड़ने पर 17 तो 12 और 5, इन दोनों के वर्गों का योग 169, लंबाई 12 है चौड़ाई 5 है, तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 पचे 60, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले भाग का 3/7, पहला भाग सपोज x है तो कहा x का 3/7 यानी 3x/7, दूसरे का 2/3 यानी कि 2y/3, और तीसरे का 4/5 यानी कि 4z/5, ये सब आपस में बराबर है। अब देखें यार, ये तीनों टर्म आपस में बराबर, इन तीनों का अगर रेशियो लिखेंगे तो कोफिशिएंट जो है इनका इनवर्स हो जाएगा, 3/7 है तो 7/3, यहाँ 3/2 और यहाँ कितना 5/4। अब रेशियो जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का तरीका तो आपको पता है, सबको इंटीजर में चेंज करना है, तो इंटीजर में चेंज करने के लिए 3 2 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 2 4 का एलसीएम 12 से इसमें गुना कर लेते हैं, 3 चौक 4 सत्ते 28, 2 छक 6 तिरिक 18, 4 तिया 3 पचे 15। अब x/z तीनों के हिस्से का योग कितना, 8 8 16 5 21, 2 2 4 2 6 61, पर एक्चुअल में योग है कितना 305, तो 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट 5 है तो तीसरा का हिस्सा 15 यूनिट का वैल्यू कितना 15 पचे 75, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक फल विक्रेता 9 रुपए पर केजी के दर से आम बेचता है और इस पर उसे 10% हानि होती है। 9 रुपए पर केजी के भाव से बेचा, 10% हानि हो गया, 10% हानि हुआ यानी कि 90% में बेचा होगा, पर एक्चुअल में बेचा है क्या रुपया पर केजी, 9 रुपया पर केजी। सवाल कहा कि 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए पर केजी के दर से बेचने होंगे। 5% लाभ कमाना है तो 105% में बेचना होगा, तो 9/90 गुना 105, यार 9 से 10 बार में तो 105/10 यानी कि 10.5, ऑप्शन नंबर बी। कहा 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% बिक्री में वृद्धि होती है। देखें यार, कीमत 20% कम कर दिए, उसके कारण बिक्री 20% बढ़ गई, तो ये सक्सेसिव घटना का केस है। प्राइस कम करने के कारण उसका बिक्री बढ़ गया, प्राइस कम किए तो बिक्री बढ़ गया, तो दो सक्सेसिव घटना का ये केस है। और सक्सेसिव घटना का केस भी फॉर्मूला से बनाते हैं, कीमत 20% घट गया यानी -20, बिक्री 20% बढ़ गया यानी +20, माइनस इंटू प्लस, माइनस A गुना B/100, प्लस माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, -4 यानी कि 4% कमी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा एक पंप टैंक को 4 घंटे में भरेगा, एक पाइप जो है पूरे टैंक को 4 घंटे में भरेगा। कहा रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरता है। देखें यार, भरने वाला नल चालू है, अब उसमें एक रिसाव हो गया यानी छिद्र हो गया, तो छिद्र होने के कारण टैंक से पानी बाहर भी निकल रहा है। नल भर रहा है और छिद्र पानी बाहर निकाल रहा है, यानी कि अब टोटल 2 चीज काम कर रहा है। एक भरने वाला नल A है जो तो भर ही रहा है, और एक रिसाव है जो पानी बाहर निकाल रहा है, यानी कि अब 2 नल काम कर रहा है, जिसके कारण टैंक भर रहा है कै घंटा में, 5 घंटा में। 4 5 का एलसीएम 20, 4 पचे 5 चौक 20 है। A भर रहा है 5, लेकिन टैंक में पानी जा रहा है कितना, 4, इसका मतलब B जो है 1 निकाल दे रहा है। कहा खाली करने में टैंक को कितना समय लगेगा, B 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, तो 20 लीटर क्या मिनट में, 20 मिनट, ऑप्शन मिनट है तो मिनट, आवर है, टाइम आवर में दिया तो आंसर आवर में आएगा।
देखिए कहा 3 वर्ष के लिए 6,000 तथा कृष्ण को 5 वर्ष के लिए 8,000 एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। उसे दोनों से कुल 5220 ब्याज की राशि मिला। तो कहा ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट है 3% यार, मान लेते हैं रेट है 8%। तो आप बताएं 6,000 रुपया पर 8% के दर से 3 साल का ब्याज हो गया कितना, 3%। 8,000 रुपया पर 8% के दर से 5 साल का ब्याज कितना, 5%। और इन दोनों ब्याजों को जोड़कर टोटल ब्याज है कितना, 5220 रुपया। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 तिरिक 18, 180 यार प्लस 8 पचे 40, 400 यार बराबर 5220। यहाँ पे आ जाएगा 580 यार बराबर 5220। सॉल्व कर लीजिएगा यार, पता नहीं कितना से, 9 8 72, 9 5 45, 45 7 52, 9 8 9 बार में कट जाएगा, यानी रेट 9%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, मदर का एज दिया है 43 वर्ष। कहा कि और पुत्र की आयु, माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है, यानी कि सन का जो एज होगा माता के एज से 21 वर्ष कम। दोनों के एज में 21 साल का डिफरेंस है, यानी पुत्र का एज माँ से 21 साल कम होगा, यानी कितने साल होगा, 22 साल। आगे कहा पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। फादर का जो एज है माता से 3 साल ज्यादा है, यानी माता का एज 43 है तो पिता का 3 ज्यादा कितना होगा, 46 साल। तो यार माता का एज प्रेजेंट एज है 43, पुत्र का प्रेजेंट एज 22 है, पिता का प्रेजेंट एज 46 है। अब आगे कहा पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना होगा। तो यार पिता का प्रेजेंट एज है 46 साल, जब पिता का एज 50 साल होगा, 50 साल होगा यानी क्या, कहने का मतलब हुआ कि 4 साल के बाद पिता का प्रेजेंट एज 46 है, का पिता का जब एज 50 होगा, यानी कि 4 साल बाद ना पिता का एज 50 होगा। तो जब पिता का एज 50 होगा तो उस समय यानी कि 4 साल बाद पुत्र का एज कितना होगा, 26 साल होगा। पिता का प्रेजेंट एज 46 है तो 50 जब होगा यानी 4 साल बाद 50 साल होगा। तो पुत्र का एज अगर 22 है तो 4 साल बाद पुत्र का एज कितना होगा, 26। दोनों के एज का डिफरेंस कितना होगा, तो 24 साल का। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 15 व्यक्तियों ने 20 दिन में एक तालाब खोदने का काम कर लिया। कहा 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। 5 व्यक्ति कै दिन बाद काम छोड़कर चले गए, कहा 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। कहा अगले 5 दिन बाद 5 व्यक्ति जो है 5 व्यक्ति और काम छोड़कर चला गया। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए यार फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि 15 व्यक्ति काम को 20 दिन में कर देगा। 15 व्यक्ति काम को 20 दिन में कर देगा तो काम का कुल मात्रा यानी टोटल वर्क हो गया कितना, मैन गुना डे। कहा ये फर्स्ट डाटा से ये टोटल वर्क आ गया। कहा सेकेंड स्टेटमेंट में कि 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। यार 10 दिन बाद ना 5 आदमी गया, 10 दिन तक तो सबने मिलकर काम किया, टोटल 15 वर्कर था। कहा 10 दिन बाद 5 को भाग गया, यानी कि 15 ने मिलकर 10 दिन तक काम किया तो 10 दिन में इतना काम कर दिया। उसके बाद 5 को भाग गया तो 15 वर्कर थे, 5 भाग गया, बचा 10 आदमी। अब ये 10 आदमी 5 दिन तक और काम किया तो ये 10 आदमी 5 दिन में इतना काम कर दिया। उसके बाद का इस 5 दिन के बाद 5 गो और भाग गया, 10 गो आदमी था, 5 गो और भाग गया तो बच गया कई आदमी, 5 आदमी। हमने माना कि ये बचे हुए 5 आदमी जो है शेष काम को डी दिन में कर देगा, यानी काम हो गया खत्म। तो ये सेकंड डाटा से टोटल वर्क, ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है अतः आपस में बराबर। अब 15 दूना 30 यानी कि 300, ये है कितना 150 और ये है 50, तो 150 और 50 200, 200 इधर आके 300 में से घटेगा कितना बचेगा 100, और ये है 5D, 5 से कट गया 20 बार में, यानी कि डी बराबर 20 दिन। अब ये टोटल डे नहीं है, ये टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम तो देखिए 10 दिन तक शुरू में सबने काम किया और उसके बाद 5 दिन और काम किया और बचे हुए काम को कै दिन में किया है, 20 दिन में। तो 20 10 30 5 35, पूरा काम होने में समय लगा 35 दिन।
देखिए कहा 2 वर्ग के एरिया का अंतर 32 है और उनकी भुजाओं का अंतर 4 है, तो दोनों वर्गों को वर्षों लिख दिया है यार, यहाँ पे वर्ग होगा। दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात करें, तो इस सवाल को ऑप्शन से ही कर लेते हैं क्योंकि दोनों वर्गों का भुजा दिया ही है और सवाल में तो 2 कंडीशन आपको दे रखा है कि वर्गों के एरिया का अंतर 22 है और भुजा का अंतर 4 है। तो यार यहाँ भुजा का अंतर कितना है? 4 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी अंतर 4 है, हो सकता है। यहाँ दोनों भुजा का अंतर 2, ये तो नहीं होगा। ये यहाँ तो अंतर है 0, ये नहीं होगा। अब का एरिया का अंतर 32 है, तो यार वर्ग का भुजा 6 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 36। भुजा 4 है तो एरिया कितना हो जाएगा? 4। 36 में से 4 गया, एरिया का अंतर कितना? 32। यहाँ वर्ग का भुजा 12 तो एरिया 44। भुजा 8 तो एरिया 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 80 का। तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर का इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना। देखिए यार एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ये 2 भुजा सपोज बराबर है। का समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है कहा समान भुजाओं का 6/5 गुना है। और आप सबको पता है कि फ्रैक्शन में का जिसके साथ भी लगा होता है वो बट्टा वाला वैल्यू होता है। तो कंडीशन को पढ़िए जरा गौर से। कहा कि इस त्रिभुज का जो आधार है समान भुजाओं का, इसका मतलब है कि बट्टा वाला वैल्यू जो है ये समान भुजा होगा। समान भुजा है 5, यार दोनों भुजा समान है तो ये 5x है, तो ये वाला भी कितना होगा? 5x। और आधार कितना है? 6x। क्लियर है बा? तो कहा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, यार त्रिभुज का परिमाप 32 है। परिमाप यानी तीनों भुजा के लंबाइयों का योग। तो 5 5 10 6 16, 16 बराबर 16x बराबर है 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। x अगर 2 है तो ये भुजा का लंबाई है 10, इसका भी लंबाई 10 और ये वाला कितना है? 12। क्लियर है? अब यहाँ से अगर समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला याद है तो सही है, अगर याद नहीं है तो सवाल को जनरल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। जनरली इसका फॉर्मूला किसी को याद होता नहीं है, तो आप जनरल तरीके से कर लें। देखें यार हमने इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला। आप सभी को पता है समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है, लंब आधार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पूरा 12 है तो ये वाला 6 हो जाएगा और ये वाला भी 6 हो जाएगा। अब जरा आप इस समकोण त्रिभुज को गौर से देखें। सॉरी यार यहाँ थोड़ा सा बाइक का साउंड आ रहा होगा, तो ज्यादा दिन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिन के बाद जो है सब चीज से सेट हो जाएगा। देखिए इस समकोण त्रिभुज को देखिए, इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण है 10, आधार है 6, तो लंब कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट आप लोगों को पता है 6 8 10, यानी कि लंब है 8। अब इस त्रिभुज का आधार मालूम, हाइट मालूम, तो इस त्रिभुज का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। 2 चौक 8 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का रेलगाड़ी P और Q समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा सेम डायरेक्शन में चलती है। कहा ट्रेन P Q को, और नहीं होगा, कहा ट्रेन P Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है। का यदि गाड़ी का चाल 2:1 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई का अनुपात। देखें अच्छा सवाल है यार, यहाँ क्रॉसिंग का डबल घटना घटा है, क्रॉसिंग का डबल घटना घटा है। पहला स्टेटमेंट दिया कि ट्रेन P जो है Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, तो ये पहला क्रॉसिंग का घटना हुआ। और पहला क्रॉसिंग का जो घटना हुआ है ये दोनों ट्रेन के रिस्पेक्ट में हुआ है। कहा ट्रेन P ट्रेन Q को पार किया है, यानी दोनों ट्रेन के बारे में ये बोला कि ट्रेन P ट्रेन Q को पार किया, तो पहला जो क्रॉसिंग हुआ है ये दोनों ट्रेन के रिस्पेक्ट में दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला क्या कि P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार कर गया। कहा यात्री जो है ये यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार किया है। यात्री ने
ट्रेन क्यू को पार किया। तो सेकेंड स्टेटमेंट में जो क्रॉसिंग हुआ है वो यात्री और क्यू ट्रेन के बीच में हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्रॉसिंग यात्री ने क्यू को पार किया है 40 सेकंड में, यात्री ने क्यू को पार किया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में जो क्रॉसिंग हुआ है वो क्यू के रिस्पेक्ट में और आदमी के रिस्पेक्ट में हुआ है। का गाड़ी का चाल 2:1 के अनुपात में, 2:1 यानी कि पहला का चाल 2x है तो दूसरा गाड़ी का चाल कितना, x। क्लियर है। और आप सबको तो पता ही है यार, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बताएं, पहला कहा ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पार कर गए, तो पार करने में लगा समय दिया है 60 सेकंड, और आप सबको पता है समय बराबर होता है दूरी। अच्छा यार, ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पार किया, दोनों ट्रेन पार किया है, तो बताइए दूरी कितना तय करना होगा। दोनों ट्रेन को अपनी अपनी लंबाइयों का योग, टोटल इतना दूरी, और बट्टा में चाल, सेम डायरेक्शन है तो चाल क्या होगा, घटेगा। ये पहला कंडीशन। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में, कहा आदमी ने ट्रेन क्यू को पार किया। तो यार आदमी का तो लंबाई नगण्य होता है ट्रेन के लंबाई के तुलना में, कहा आदमी ने क्यू को पार किया तो आदमी का लंबाई 0, तो क्यू को पार करने में 40 सेकंड लगा है, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना क्यू, क्योंकि आदमी का लंबाई 0 और बट्टा में स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, यानी 2x - x। अब यहां से देखें p + q बराबर, यार 2x में से x जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 60x, 2x में से x गया, x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो q बराबर कितना, 40x। का दोनों गाड़ी के लंबाई का अनुपात, तो q का लंबाई है 40x, दोनों के लंबाइयों का योग है 60 है, तो p का लंबाई होगा कितना, 20x। 60 में से 40 गया 20, अब रेशियो निकालेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 1:2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी गई, का लाल और नीली गोली 5:4 के अनुपात में, रेड और ब्लू गोली का जो रेशियो है ये 5:4 है। का 5 लाल गोली खो जाने के बाद रेशियो हो जाता है 10:9। अच्छा यार, का रेड गोली 5 ठो खो गया, रेड गोली जो है 5 ठो खो गया, रेड गोली में चेंज हुआ है, यानी कि ब्लू गोली का संख्या तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ सेम करिए तो इसमें 9 से गुना करना होगा और इसमें कितना से गुना करना होगा, 4 से। पहला में 9 से गुना करना है और यहाँ 4 से, तो 9 से गुना करिएगा तो 9 × 5 = 45, 9 चौक 36, 4 से तो 10 चौक 40, 4 9 36। पहले रेड गोली का संख्या था 45, अब है 40, यानी कितने का कमी हो गया, 5 यूनिट का। पर एक्चुअल में हुआ है क्या, वो 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 का। उसके पास अब कितनी गोलियां बची है, अब कितनी गोलियां बची है जो पूछा है, तो यार अब उसके पास रेड गोली है 40 ठो और ब्लू गोली है 36 ठो, तो अब टोटल कितने गोली बचा है, 76 गोली। 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 76 यूनिट का वैल्यू कितना, 76। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष का 80% पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, सपोज 1 अंडे खरीदे थे, 10% सड़ गया, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि 10 में से 1 सड़ गया तो शेष बचा कितना, 9/10। का शेष का 80% पड़ोसी को दे दिया, 80% का फ्रैक्शन 4/5, यानी शेष 5 बचा था, उसमें से 4 पड़ोसी को दे दिया, तो अगेन शेष बचा कितना, 1/5, लेकिन फाइनली शेष दिया है 36, 9 चौक 36, तो x बराबर 10 × 5 = 50, 50 × 4 = 200। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपए मार्क किया गया, यानी अंकित किया गया है 1500 रुपए का। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपए अदा करता है। यार 1500 रुपया मार्क किया है, आपने 1173 रुपए पे किए हैं, यानी कि कुछ डिस्काउंट मिला होगा तभी ना, 1500 रुपए वाला चीज आपने 1173 में परचेज किया, यानी कि डिस्काउंट मिला होगा। का यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती है, अनुक्रम यानी कि लगातार 2 छूट दी जाती है,
का छूट की प्रथम दर 15% है तो छूट की दूसरी दर कितनी। यार 1500 रुपए मार्क किया, 1500 रुपया मार्क किया का पहला डिस्काउंट 15% दिया, 15% छूट दिया तो दिया कितना में 85/100 में। दूसरा छूट का दर निकालना, हमने मान लिया सेकंड छूट दिया x% का, x% छूट दिया तो दिया कितना में 100 - x/100 में। तो 1500 रुपए मार्क किया गया है तो 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 15% एवं x% का 2 छूट देने के बाद दिया है इतना में, पर एक्चुअल में दिया है कितना में 1173 में। सॉल्व कर लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए का कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। का ये कोई धनराशि जो है 3 साल में 8 गुनी हो गई, यानी एक था 3 साल के बाद हो गया कितना 8 गुना। तो ये 3 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है। का ब्याज की दर क्या होगी, दर कहने का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। तो 3 साल में प्रिंसिपल 1 से 8 हो गया तो 1 साल में कितना, 3 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पता है, 1 साल का निकालिएगा तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, यानी कि 1 साल में 1 रुपया जो है 1 साल में 2 हो गया। तो कितने का ब्याज मिला 1 का ब्याज 1% में कितना 100 से गुना, यानी 100%। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू निकालना है। तो यार यहाँ पे छोटा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व बनाने का जरूरत है नहीं। सोचिए यार x और y दोनों का योग है 5 और दोनों के घनों का योग 35, तो ऐसा 2 नंबर कौन जिसको जोड़ने पर 5 और उसके घनों का योग 35। तो आप सोचेंगे 3 और 2 अगर आप लेंगे तो सर 3 और 2 कितना 5, 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8, 27 और 8 कितना हो गया 35। यानी कि ये नंबर जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 का 1/x प्लस 1/y। तो एलसीएम कितना हो जाएगा x/y, ऊपर में x प्लस y, तो x प्लस y यानी कि 3 2 5, x गुना y यानी 3 दूना 6, 5/6। तो ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना है, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिएगा, निकल आएगा वैल्यू। देखिए कहा एक त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में, यार त्रिभुज का जो कोण है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, का ये त्रिभुज का जो कोण है ये समानांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। आगे सवाल पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, तीनों कोण आपको दिया है तो चेक कर लीजिए ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी तो पता ही होगा कि किसी भी सीरीज का अगर 2 लगातार पदों के बीच का गैप समान है, गैप समान कहने का मतलब अगर कोई सीरीज सेम नंबर से जुड़ कर आगे बढ़ रहा है तो उस सीरीज का अगर गैप समान है तो वो समानांतर श्रेणी होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में सेम नंबर से जुड़ कर एंगल बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पर 30 60, 30 बढ़ा 60 90 यानी कि 30, तो ऑप्शन ए हो गया, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं था। देखिए साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68, आप सबको पता है साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है और एंगल का योग 90 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। और कॉट 30 डिग्री होता है √3, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 3 1 4, ऑप्शन ए। देखिए कहा किसी मीनार की परछाई, जैसे यार ये मीनार है, ये मीनार है, अब इस मीनार का तो परछाई इधर ही बनेगा ना, ये इसका परछाई बनेगा। तो कहा मीनार का परछाई का जो लंबाई है मीनार के लंबाई का √3 गुना है, तो मीनार का लंबाई अगर 1 यूनिट है तो इसके परछाई का लंबाई कितना होगा √3 होगा। का सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये उन्नयन कोण निकालना है, ये वाला उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यार आप बताएं यहाँ 1 है ये √3 है तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 और ये √3 होता है तो उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। देखिए कहा एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत, कहा विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है
तो कहा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में चेंज हो जाता है। देखें यार, जब विक्रय मूल्य को दोगुना किए ना तो हानि प्रतिशत जो है वो लाभ में चेंज हो गया। पहले आप किसी रेट में बेच रहे थे, पता नहीं कितना में बेच रहे थे वो नहीं दिया, कहा कि आप किसी रेट पर बेच रहे थे तो आपको हानि हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने विक्रय मूल्य को दोगुना किया तो वो जो पहले हानि हो रहा था अब उतने ही का आपको लाभ होने लग रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा गौर से शब्दों को, का विक्रय मूल्य को दोगुना किए तो प्राप्त हानि प्रतिशत जो है समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब पहले आप किसी रेट में बेच रहे थे तो आपको हानि हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने विक्रय मूल्य को दोगुना किया तो आपको प्रॉफिट होने लग गया। तो सवाल का हानि प्रतिशत क्या होगा? सुनिए यार, एक चीज आप सबको एक चीज तो पता होगा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे, ये भी पता होगा प्रॉफिट कब होता है, जब कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, यानी विक्रय मूल्य कम ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होगा। अगर हानि की बात करें तो हानि कब होता है, जब ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हानि होगा, यानी क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होगा। कम में खरीदिएगा ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा, ज्यादा में खरीदे और कमे में बेचना पड़ गया मतलब हानि होगा। तो लाभ हानि कब होता है ये आपको अच्छे से पता है, और ये भी पता है आपको कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, अतः प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बट्टा क्रय मूल्य 100। अगर लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ऐसे ही निकालते हैं। और यही सवाल में कहा है कि जब विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में चेंज होता है। विक्रय मूल्य दोगुना करने पर, यानी कि पहले कुछ विक्रय मूल्य था उस पर आप सामान बेच रहे थे तो आपको हानि हो रहा था, कहा जैसे ही विक्रय मूल्य को दोगुना किए तो अब आपको होने लगा लाभ, और कहा हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए आप मान लेते हैं पहले क्रय मूल्य था CP रुपया, विक्रय मूल्य था SP रुपया, तो पहले लॉस कितना हो रहा था, तो आप बोलेंगे सर लॉस होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इतना का लॉस हो रहा था। पर लॉस परसेंट किसने बात किया है, लॉस प्रतिशत, तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, ये लॉस बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। का विक्रय मूल्य को दोगुना किए तो आप प्रॉफिट होने लगा, तो यार प्रॉफिट होने लगा तो प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा क्रय मूल्य कम। तो आप विक्रय मूल्य दोगुना कर दिए यानी कि 2SP माइनस क्रय मूल्य, अब इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बट्टा CP गुना 100। तो 100 से 100 कैंसिल, CP से CP कैंसिल, ये दोनों का लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट बराबर है। अब माइनस CP इधर आके जुटेगा तो 2CP, माइनस SP उधर जाके जुटेगा तो 3SP। CP और SP का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 3:2, यानी खरीदे 3 में बेचे 2 में, कितने का लाभ हो गया, 1 का। 1 का लाभ 3 पर परसेंट तो 100 से गुना, 100 बट्टा 3 यानी कि 33.33, ऑप्शन नंबर C। देखिए का ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्धि मिलावट है, का इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए। मेरे भाई शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने की बात किया है तो अगर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाइएगा, जैसे आप पता है ना मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, अगर आप मिल्क मिलाइएगा तो वाटर कांस्टेंट रहेगा, अगर वाटर मिलाइएगा, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, वाटर मिलाएंगे तो क्या मिल्क कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज का शुद्ध ग्लिसरीन और अशुद्ध ग्लिसरीन का मिक्सचर है, शुद्ध है और अशुद्ध ग्लिसरीन का एक मिक्सचर है, का इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% हो। तो मेरे भाई अगर आप शुद्ध ग्लिसरीन मिलाइएगा तो अशुद्ध कांस्टेंट रहेगा ना, इसीलिए अशुद्ध को लेकर चलिए। 50 लीटर का मिक्सचर था जिसमें पहले 20% अशुद्ध था, इतना शुद्ध था, का इस 50 लीटर के मिक्सचर में कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, हमने माना X लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, तो नया मिक्सचर बन गया 50 + X। अब का इस नए मिक्सचर में अशुद्धता का प्रतिशत है कितना, 5%। यार शुद्ध मिलाए हैं तो अशुद्ध क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि बराबर। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 10 बार में 20 दहा 200,
50 इधर आके 200 में से घट जाएगा तो x बराबर 150। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% लाभ कमाया। यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। का लागत मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाया। लागत मूल्य पर बेचा कहने का मतलब जितना में खरीदा उतना ही में बेचा। तो मेरे भाई जितना में खरीदिएगा अगर उतने में बेच दिए तो आपको कहियो लाभ होगा। जितना में खरीदे उतने में अगर बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन सवाल में कहा कि क्रय मूल्य पर बेचा और 25% लाभ कमाया। कहीं ना कहीं झोल झाल जरूर किया। अगर क्रय मूल्य पर बेचिएगा तो आपको कभी लाभ नहीं होगा। कहा कि क्रय मूल्य पर बेचा फिर भी 25% लाभ कमाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम किया है। कहा उसने दूध में पानी मिला दिया तब 25% लाभ हुआ। तो मेरे भाई जितना का लाभ कमाना है, चूंकि आप क्रय मूल्य पर बेचिएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन आप 25% लाभ कमाए तो ये जो लाभ हुआ है 25% का, ये जो लाभ हुआ 25% का, ये किस वजह से हुआ? पानी मिलाने के कारण हुआ। और आप सभी को पता है कि पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जितना का आप लाभ कमाए हैं उतना ही पानी मिलाए होंगे। तो आप 25% का लाभ कमाए, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 1/4 भाग पानी मिलाए होंगे। पानी किस में मिलाए हैं? दूध में पानी मिलाकर बेचे हैं ना। यानी दूध है 4, मिल्क है 4, उसमें पानी मिलाए हैं कितना? 1। और सवाल कहा कि पानी और दूध का अनुपात, तो पानी है 1 और दूध है कितना? 4, तो 1:4। कई बार पूछता है कि मिक्सचर और दूध का रेशियो बताइए, तो मिल्क है 4, 1 पानी मिला दिए तो मिक्सचर हो गया 5 और दूध है कितना? 4, तो मिक्सचर और दूध का रेशियो 5:4। पर इस सवाल में बोला पानी और दूध का अनुपात, तो पानी 1 मिलाए हैं, दूध है कितना? 4। का असंगत की पहचान करें। असंगत यानी कि इन चारों में से कौन असमान है उसका पहचान करें। तो सिंपल है, साइन 90 डिग्री होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, tan 90 इन्फिनिटिव होता है, tan 45 1। तो इन तीनों में असमान कौन है? सी। का उस बिंदु का निर्देशांक क्या है जो बिंदु -3 7 9 -1 को आंतरिक रूप से मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। यार अगर आप पहले का सेट देखें हैं तो उसमें हमने काफी डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। जो लोग नहीं देखे हैं पहले का सेट जाके देख लीजिए यार। तो वहां पे हमने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर आंतरिक रूप से डिवाइड करता है दो किसी भी रेखा को, कोई बिंदु जो है अंतर रूप से m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा m(x2) प्लस n(x1) बट्टा m प्लस n। y कोऑर्डिनेट होगा m/2 प्लस n/1 बट्टा m प्लस n। और अगर यही बाह्य रूप से विभाजित करता तो प्लस के जगह केवल माइनस कर देते। m है कितना? 3 और n है 1। ये है x1/1 और ये है x2/2। सॉल्व कर लीजिएगा। m है कितना? 3, 3 नमा 27 और n x1 यानी 1 गुना -3 बट्टा m प्लस n यानी 3 4 m/2 तो 3 गुना -1 प्लस n/1 यानी 1 गुना 7 बट्टा 3 1 4। तो 23 में से 3 गया 24/4 यानी कि 6 -3 7 4/4 यानी 1 6 1। ऑप्शन नंबर बी। का आंकड़ों का माध्य निकालना। इसमें एक मिसिंग है 1/4, यहाँ पे होगा 2 से पहले का। अब माध्य निकालना है। माध्य कहने का मतलब एवरेज होता है। माध्य यानी औसत। औसत निकालना है तो सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कै को नंबर है? 3 3 6 3 9। सबको जोड़कर 9 से भाग दे दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए का 3 संख्याओं का माध्य यानी कि एवरेज 20 है। का इस डाटा सेट का, ये जो सेट है जो समुच्चय है 3 संख्याओं का उसका परास 12 है, जबकि 2 छोटी संख्या का अंतर 3 है तो बड़ी संख्या। यार देखिए 3 नंबर है जिसमें a सबसे बड़ा है, b मंझोलका है और c छोटका है। सवाल में कहा तीनों का औसत 20 है। तो यार इन तीनों संख्याओं का औसत 20 है तो तीनों का एवरेज 20 है तो योग कितना? 20 3 60।
ए बी सी तीन संख्या है जिसमें ए सबसे बड़ा, बी मंझोल का, सी छोटका है। का इन तीनों का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा 60। का इन तीनों संख्याओं का प्रास 12 है। प्रास आपको पहले भी हम बता चुके हैं कई सेट में, प्रास होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो यार मैक्सिमम है कितना ए और मिनिमम है कितना सी, इनका अंतर है 12। आगे कहा कि दो छोटी संख्या का अंतर 3 है, तो ये तो सबसे बड़ा है, दो छोटी संख्या बी और सी है, तो बी और सी का अंतर है 3। का बड़ी संख्या तो सिंपल है यार, जैसे करना है आप कर लें। यहाँ से अगर a बराबर निकालेंगे तो माइनस सी इधर आके क्या हो जाएगा 12 प्लस सी। b का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस सी इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखें यार, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 60 है, a का वैल्यू है 12 प्लस सी, b का वैल्यू है 3 प्लस सी और c तो ऑलरेडी है ही बराबर 60। c प्लस सी 3c, 12 3 15 उधर जाके 60 में से घटेगा 45, तो c बराबर कितना 15। c का वैल्यू 15 है तो a कितना 12 15 27 और सबसे बड़ी संख्या ही पूछा था 27, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।